ठीक, ल्यूटियल फेज के हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन एंड एस्ट्रोजन, they have the negative feedback on the hypothalamus pituitary gonadal axis. As a result of which, the hormones which are produced during the follicular phase, these hormones are basically result of the stimulation from this axis. Hormones secreted by the pituitary, and these three are giving the negative feedback. So what happens? Hypothalamus, gonadal, pituitary axis stops producing these hormones which stimulate, which help in the follicular phase, जैसे FSH and E2 LH. तो आप नोटिस करेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बताए थे आपको क्लास में फंक्शन एक बार। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिर्फ ओव्यूलेशन के लिए जरूरी नहीं है, इट हैज अदर फंक्शन आल्सो, ओके। बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी that time, but LH is required during ovulation in high concentration, in high amount. Before the ovulation, LH level has started diminishing. ठीक, अब LH यहाँ ये तो डिमिनिश हो रहा है, ये अपनी वजह से फिजियोलॉजिकल डिमिनिश, ये साइकिल जो नॉर्मल चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अब इस स्टेज पर जब मान लो कि कॉर्पस ल्यूटियम स्टेब्लिश हो गया एंड इट इज सिक्रेटिंग 3 हॉर्मोन्स, तो ये फेज जो है गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से अब LH सिक्रीट ही नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। तो यह फेज, अब LH सिक्रीट नहीं हो रहा है तो जो बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं ओवरी में, वो क्या इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, इस लेवल पर, इस टाइम पर? इस टाइम के अराउंड उनका जो रिस्पेक्टिव ग्रोथ होगा, सो दिस इज समवेयर अराउंड 7 से 14 के बीच, 7 हो गया, 3 10 दिन, हाँ ये शायद 12 दिन है, 12th day of the cycle। तो कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे फॉलिकल ग्रोथ कर रहे हैं। किसी का ग्रोथ का स्टेज 12 दिन के बराबर के लगभग है पीरियड के, ओवेरियन साइकिल के, किसी का 7 दिन के बराबर होगा, किसी का 5 दिन के बराबर होगा। सबका ग्रोथ जो है डिफरेंट है फॉलिकल्स का। बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक। अब ये जिसमें से एक फॉलिकल तो यहाँ पर रप्चर कर गया, ओव्यूलेशन हो गया, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स अभी पीछे, कोई सिंक्रोनस नहीं है इसमें, सब ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों की वजह से हार्मोन अब LH मिलेगा नहीं, ये एलिवेटेड लेवल ऑफ LH होगा नहीं। तो क्या अब ये एलिवेशन होगा नहीं तो फॉलिकल्स जो हैं वो जिस स्टेज पर हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो वो फॉलिकल सब, कोई 2 दिन वाला, कोई 7 दिन वाला, कोई 14 दिन के वाला, वो सब स्टॉप हो जाते हैं, उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। या ग्रोथ मान लो कि मोर और लेस FSH का लेवल सेम है, फिर बाद में थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, मान लो कि फॉलिकल ग्रो हो भी गया फिर भी, क्योंकि LH तो नहीं रिक्वायर्ड है उसके लिए, ग्रोथ के लिए ज्यादा, और स्मॉल क्वांटिटी में LH है ही, कहाँ तक? इस दिन तक, 12 दिन के पहले तक, यानी सपोज करो 10 दिन तक LH की थोड़ी मात्रा है जो रिक्वायर्ड है। उसके बाद LH बढ़ना शुरू होता है। तो इस स्टेज पर आकर के फॉलिकल ग्रो करके स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है, तो उन फॉलिकल्स का फिर ओव्यूलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन ऑलरेडी एक का हो चुका है। अब क्या होगा, आप कहोगे कि जब इसका कॉर्पस ल्यूटियम ओवर होगा फिर से, और ओवर हुआ, पीरियड खत्म हुआ आपका, यानी कॉर्पस ल्यूटियम ओवर हुआ 28 दिन पर, फिर इसका ओवरी का फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा, तो फिर कहोगे कि यहाँ पर तो अब फिर एलएच का सप्लाई, एस्ट्रोजन का सप्लाई फिर से क्या हुआ, रिस्टोर्ड हो गया, एफएसएच का सब सिक्रीशन। और ये जो निगेटिव फीडबैक था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनाडल एक्सिस के ऊपर, दैट निगेटिव फीडबैक is now released because corpus luteum degenerate कर गया, पीरियड में बाहर आ गया, सब ये डिजेनरेट हो गया, ल्यूटियल फेज इज ओवर नाउ, इनहिबिशन इज आल्सो ओवर नाउ। तो फिर कहोगे कि उस समय जब इनहिबिशन ओवर हो गया तो अब बताया कि बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स उनका चल रहा है, कोई एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होके ग्रो कर रहा है और उसके बाद उसका ओव्यूलेशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, दे आर एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, बट जैसे ही एक फॉलिकल रप्चर होकर के ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम गया, जो अदर फॉलिकल्स ग्रोइंग स्टेज में थे उनका ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि एलएच है नहीं और तो ओव्यूलेशन होगा नहीं। तो अब एलएच नहीं है, तो अब फिर से जब रिस्टोर किया गया, हो गया, जब ये पीरियड ल्यूटियल फेज इज ओवर, नाउ फॉलिकुलर फेज इज रिस्टोर्ड, देन what you will find at the initial stages, there is less amount of LH in the blood, so that follicle is still at this stage. और ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारा इसमें रिसर्च हुआ है, ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन दैट ये सारे तो कहोगे कि फिर तो अगला पीरियड फिर छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ फॉलिकल्स जो है कुछ दिनों तक ग्रोथ कर गए हैं। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस रिस्टोर हुए तो फिर वहां से फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट होना चाहिए था 10th डे से, फिर तो अगला पीरियड जो है, साइकिल जो है वो 18 दिन का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बहुत सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एट द सेम टाइम हो रहा है इन द कॉर्टेक्स। दिस इज ensuring that at least one egg is matured at the end of each cycle। अगर एक ही एग लेके चलता, एक ही फॉलिकल होता, ग्रो करता, तो देयर इज ए लार्ज चांस, और ऐसा होता भी है, बीच में फॉलिकल्स जो है एपोप्टाइज हो जाते हैं, दे डाई। दैट्स व्हाई सो मेनी, जैसे ही पहला स्टेब्लिश हुआ अदर्स जो है अरेस्ट हो जाएंगे, फिर से रिस्टोर होने के बाद देन फिर न्यू फॉलिकुलर ग्रोथ स्टार्ट्स इन द जर्मिनल लेयर। और इसमें से जो आगे चल चुके हैं पहले वाले साइकिल के, वे दे डिजेनरेट, दे डाई। ओके, इतना समझ में आया? Yes. ओके, अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाई ओनली वन एग एट वन टाइम, और सुपर ओव्यूलेशन की वजह क्या है कि दोनों ही ओवरीज में, तो एक ओवरी में तो एक ही एग बनेगा एट वन टाइम, दोनों ओवरीज में आगे पीछे एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का आगे पीछे, उससे ज्यादा नहीं, दूसरा मैच्योर एग भी तैयार हो जाता है। इसके कई सारे कारण हैं, नेचुरली भी होता है बहुत
क्वाइट ऑफन होता है। तो चूंकि पता नहीं लगता है कि सुपर ओव्यूलेशन हुआ फीमेल को, उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उस मोस्ट ऑफ द टाइम हर साइकिल में वो कंसीव थोड़े कर रहा है। कंसीव तो फीमेल लाइफ में जितने बच्चे, मतलब कुछ ही बार होते हैं कंसीव। और बाय चांस अगर जिस टाइम वो कंसीव हुए हैं उस समय मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गया, देन ओनली ट्विंस विल प्रोड्यूस। और अदर और बाकी बार में मल्टीपल ओव्यूलेशन है, कंसीव तो किया नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रहा है उसका, तो पता भी नहीं चला कितना मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ। तो ये होता रहता है। ओके, इतना समझ में आया? आगे चले। ओके, तो देखिए कि ड्रग्स जो है, some drugs, they interfere this ovulation event, they can disturb the ovulation। और इनका पता, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है, कहोगे फिर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर इवेंट्स बिहाइंड द ओव्यूलेशन। ओके, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक एंजाइम का नाम बताया था जिसका नाम साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 and 2 है, कॉक्स 1 and 2, याद है? कॉक्स 1 कॉक्स 2 भूल गए हैं। These are the group of enzymes जो कि ओव्यूलेशन से भी रिलेटेड है। And what these enzymes does, they produce prostaglandins. Prostaglandins are cyclic fatty acid and these are hormones। prostaglandins जो है at the time of ovulation, इस समय भी, and at the time of period, this time also, because of the action of prostaglandins, there is contraction in the muscle associated with these tissues, this tissue। यहां पर क्या है? यूटेराइन टिश्यू है, एंडोमेट्रियम है, एंड दिस इज ओवरी टिश्यू, कॉर्टिकल रीजन में। और ओवरी के चारों तरफ थोड़ा स्मूथ मसल्स होते हैं जिससे ओवरी अंदर में मस्कुलर लेयर भी है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ओवरी से ओव्यूलेशन हो जाएगा, पिचक के बाहर निकल गया एग। और पीरियड के दौरान ये यूटेराइन वॉल को, उसके मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से टिश्यू वहां से रिमूव होते हैं। कौन कर रहा है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम्स। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So for this enzyme to become active, this enzyme to become active, the level of this corresponding level of LH is required. This corresponding equal level of FSH and estrogen is required. And in the combination of these two levels, COX-2 enzyme gets activated. After this, they start producing prostaglandins.
ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन जब कम मात्रा में है सॉरी, तो उसका यूट्राइन या डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है, यूट्राइन वाल पर उसका असर नहीं है दैट टाइम। इस टाइम सॉरी, उसका असर जो है ओवरी के ऊपर है। ओवरी को स्क्वीज करके प्रोस्टाग्लैंडिन निकाल दिया। बाद में फिर प्रोजेस्टेरॉन जब डिप्लीट कर जाएगा तब ग्लैंडिन जो है यूट्राइन वाल को जो है सो क्रैम्प प्रोड्यूस करेगा जिसमें, और क्रैम्प की वजह से पीरियड होंगे। लेकिन उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का एब्सेंट होना जरूरी है। इतना समझ में आ रहा है? आगे चले। सर COX-2 एंजाइम और COX-1 एंजाइम ये एक्टिवेट ओव्यूलेशन के टाइम एट जोर से बोलना। ओव्यूलेशन के बाद, यस, ओव्यूलेशन से ओव्यूलेशन के बाद ही होता है। हाँ बाद नहीं, पहले पहले, क्योंकि इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रहा, नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। क्यों हम बता रहे हैं COX-1 और COX-2 एंजाइम, कि इसका रोल है ओव्यूलेशन में। अब मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा तो क्या हुआ, इन एंजाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, ओके, या ओव्यूलेशन नहीं हुआ फीमेल में, ठीक है, ऐसा भी होता है, सीडो साइकिल भी हो जाता है कभी कभी, बिना एग के ही साइकिल हो गया तो ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं, ये भी होता है। तो इन ओव्यूलेशन इवेंट के पीछे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक, और प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण के पीछे COX-1 एंड COX-2 एंजाइम सिस्टम है। अब समझ में आया? यस सर। ठीक, तो ये पार्टिकुलर एंजाइम जो है COX-1 एंड COX-2, ये सभी दोनों जो है ओव्यूलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। And what are these prostaglandins? These are the hormone-like compounds. You can say hormone, cyclic fatty acid है, these are the hormones. ठीक, hormones responsible for bringing the period. और फिर जो है अब ओव्यूलेशन के दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना ही सिर्फ, अब ओव्यूलेशन के दौरान ये है इन्फ्लामेटरी, these prostaglandins, they are involved in inflammatory response, क्योंकि ओवरी से एग का बाहर आना is a result of an inflammatory response. ओके, तो the egg is needed to be get out of the follicle so that it gets released, and this is as a result of the inflammatory response induced by the prostaglandins. अगर फॉलिकल एग को रिलीज, इसको मिटा दूं, अगर फॉलिकल एग को रिलीज नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं, म्यूट कर लो, कह सकते हैं कि अगर हम COX-1 एंड COX-2 सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करें तो ओव्यूलेशन के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगी।
क्योंकि COX-1 एंड COX-2 ही प्रोस्टाग्लैंडिन को बना रहा है. During this time, it is involved in the inflammatory response, because of which the ovulation is occurring. And after the luteal phase, when the luteal phase is over, then the prostaglandins are acting on the uterine wall and bringing on the period. तो COX-1 एंड COX-2 सिस्टम के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो क्या होगा? ओव्यूलेशन के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगी. कैसे होता है? कुछ ड्रग्स हैं जो कि यह करते हैं एंड कॉमनली अकरिंग, मतलब कॉमनली अवेलेबल ड्रग है जो ये दुख की बात है कि ओवर द काउंटर इट इज रेडली अवेलेबल. दवाई दुकानदार को बोलो जा करके, नाम वो दे देगा आपको, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेगा. इनका नाम है NSAIDs, SAIDs. बेसिकली ये पेन किलर्स हैं. पेन किलर का नाम सुने हो? यस सर. ठीक है ना. इस तरह के पेन किलर्स जो कि इस कैटेगरी में, पेन किलर भी बहुत तरह के होते हैं. कुछ एनाल्जेसिक होते हैं, कुछ NSAIDs होते हैं. NSAIDs वाला, NSAID का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक. अब देखिए, ये ड्रग जो है इन्फ्लामेशन को सबसाइड करते हैं, रोकते हैं इन्फ्लामेशन को. इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस प्रोसेसेस को इनहिबिट करेंगे. तो यह ड्रग दिया जाता है इन जनरल सारे तरह के इन्फ्लामेशन बॉडी में जो हो रहे हैं. कुछ भी, जैसे मान लो अगर पेन हो रहा है तो भी ये दिया जाता है. कहीं दर्द कर रहा है, जैसे डाइक्लोफिनाक इस कैटेगरी का जो ड्रग है. NSAIDs के कुछ एग्जाम्पल पेन किलर जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब का नाम सुने होंगे, ये भी है. ठीक. डाइक्लोफिनाक, फेनाक है, जो कि कहीं भी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो डाइक्लोफिनाक दिया जाता है. 100 मिलीग्राम पर इंडिविजुअल डेली यू कैन टेक डाइक्लोफिनाक. और स्पैजम में काम नहीं आता है डाइक्लोफिनाक, लेकिन जनरल ये है पेन किलर. जैसे पेट का दर्द वगैरह में डाइक्लोफिनाक काम नहीं आएगा, लेकिन हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक, वहां पर ये काम करेगा. नेप्रोक्सेन है एक, और इटोक्सीरीब है. बहुत लिस्ट है इसमें, एक दो दवाई नहीं, बहुत सारे हैं NSAID. तो ये NSAIDs जो है वो किसके साथ, ये इसी COX-2 एंजाइम्स का इनहिबिटर है. ठीक. तो क्या करता है, COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो अब ओव्यूलेशन जो है होगा नहीं होगा. ठीक. तो ऐसा देखा गया इन द स्टडीज, द वीमेन हु टेक दिस ड्रग्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड ऑफनली. एक तो तरीका हुआ कि आपने ओवर द काउंटर एक ड्रग लिया, आज रात को खा के सो गए, अगले दिन आपने नहीं लिया, दूसरा दिन नहीं लिया, तीसरा दिन नहीं लिया, दर्द की दवा, ये जो है बुखार भी कम होता है इससे. कुछ क्या किया, देखा कि अरे इसको लिए तो दिन भर मेरा मूड ठीक रहा, मिजाज ठीक रहा, रोज लेना शुरू कर दिया, एवरीडे. क्या होगा? एवरीडे लेंगे तो साइकिल गड़बड़ होगा, ओव्यूलेशन डिले होगा. ओव्यूलेशन डिले होगा, यस कि नो? यस सर. यस सर. ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा और वो कंप्लेन करेगा हमारा जो है साइकिल इरेगुलर हो गया. तो NSAIDs जो है यूज किया जाता है जनरली दर्द निवारक के रूप में, फीवर को घटाने के लिए.
और साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी घटा। अब जनरल पब्लिक तो समझेगा नहीं कि इन्फ्लामेशन क्या है। सेट ऑफ इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स, वो सब इन्फ्लामेशन के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें बुखार भी है, गर्मी भी है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब, उन सारे चीज को, बुखार भी आ गया, पेन भी आ गया, ये सब को ओवरऑल रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये एनसीआर्स दवाइयां यूज की जाती हैं जब सिर में दर्द होता है, किसी को हेडेक या कोल्ड में, सर्दी में, इवन इन द लोअर एब्डोमिनल पेन जो होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की वजह से, उसमें भी ये यूज किया जाता है। और हड्डी में, घुटना में दर्द बोलता है लोग, बूढ़ा लोग, हमको दर्द हो रहा है, या आजकल तो जवान लोगों को भी होता है। ठीक है, अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये सब में काफी दर्द करता है, खासकर ठंड के दिनों में और ज्यादा दर्द करता है, टन टन मारता है उसको करंट जैसा, हड्डी, असहनीय दर्द होता है, रोने लगते हैं बूढ़े लोग, इतना दर्द करता है। तो उसको भी, उस दर्द को भी कम करने का, उसका कोई इलाज नहीं है, आपको दर्द कम करना पड़ेगा उनका कोई दवा देके। तो मेल्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीआर्स देते जाओ, साइक्लोऑक्सीनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन का तो रोल है नहीं मेल्स में, लेकिन फीमेल्स में है। ओके, और फीमेल्स को इस तरह का ओस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस भी बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। जेंडर बायस्ड है यहाँ पर। आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा, फीमेल्स अगर ये दवा लिए, एक सेकेंड, मेरा नल पानी आ गया है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो आप जान ही गए, ओव्यूलेशन के दौरान ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत है, एनसीआर से उसके जो है साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 और 2 एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, तो ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये देखा गया है कि there is a dramatic decrease in ovulation in women taking these drugs, NCRs, at doses that would require prescriptions। बहुत ज्यादा आज देखा, एक गोली ले लिया, रोज ले लिया, गुंजा जैसा खा रहा है, सुबह शाम दर्द हो रहा है, तो देख रही है फीमेल्स कि हमको दर्द में कमी आ जाता है इससे, वो खा रही है। ठीक है, और वह डोज जो है क्या है, ज्यादा है, और इन दैट डोज प्रिस्क्रिप्शन वुड बी रिक्वायर्ड। लेकिन क्या कर रही है फीमेल, उसको डायरेक्टली खा रही है, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर, लिया, खा लिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन देखे दे दिया, ज्यादा डोज में वो ले रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। अगर खोद के पूछोगे ना उस फीमेल से तो बताएगी कि सच नहीं बताता है, एक दो बार में जल्दी, पहली बार तो फीमेल अपने हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, गायनोकोलॉजिस्ट के आगे अपने हिस्ट्री में वो सही सही बात नहीं बताती है। एनीवे, तो ये देखा गया है इसमें, आपका रिसर्च में, कि चाइल्ड बियरिंग एज के दौरान अगर बैक, क्योंकि महिलाओं में बैक पेन भी बहुत ज्यादा होता है, उसी की वजह से वो एनसीआर की एक बार आदत लग गई उनको, और रोज खड़ा होकर के रोटी बेलना है उसको किचन में, अब कमर में दर्द, पीठ में दर्द, बन नहीं पाएगा, उधर
बच्चा और पति हल्ला कर रहा है, रोटी लाओ रोटी लाओ, वो क्या करेगी? एनसीआर खा के कमर दर्द ठीक करके रोटी बेलना शुरू, या नहीं तो कोई काम वाली बाई लगाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें डिले हो जाता है, ओव्यूलेशन डिले हो जाता है। तो इसके बारे में उतना ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप इतना जान गए। फिर 1 सेकेंड, यह कई सारी स्टडीज हुई है, मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूँ सारी स्टडी को बताना आपको, उसको मैं स्किप कर देता हूँ। एक और कंसेप्ट से आप फेमिलियर हो जाएंगे कि दिस यू नो ऑलरेडी दैट द नंबर ऑफ एग्स, जो फ्यूचर एग्स होंगे, द नंबर ऑफ दोज सेल्स विच विल बिकम द फ्यूचर एग्स इन फीमेल are created before they born, and in the embryonic stage of their development only, फीमेल बच्चा जब गर्भ में है तब उस गर्भावस्था के दौरान ही जितने भी एग्स होंगे वो सारे एग्स उस समय बन जाते हैं। जन्म लेने के बाद कोई नया एग एंटर नहीं करता है, कोई नया एग नहीं बनता है, न्यू एग। समझ रहे हो बात को? हेलो। Yes, sir. Yes, So sir. this is the scientific dogma regarding the female biological clock, जिसमें कि वुमन जो है they are born with all the eggs they will ever have, and these eggs slowly expire as they move from birth till menopause. और कई सारे एग्स हैं डेवलप हो रहे हैं, तो बर्थ से लेके मीनोपाउज तक कितना एग को कितने एग्स को चांस मिलेगा ओव्यूलेट होने के लिए? यू कैन कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। सपोज इफ द आई टेक ए जनरल फिगर, सपोज इससे पहले भी ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है इन फीमेल, सपोज जस्ट एक फिगर का आइडिया लगाने के लिए कि 10 साल से शुरू हुआ ओव्यूलेशन फीमेल में और 50 साल तक चला जब तक हो गए। अगर सुपर ओव्यूलेशन हाइपर ओव्यूलेशन को इग्नोर कर दें और उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो डिले हुआ पूरे इस 40 साल के दौरान, या जितना उसमें जल्दी हो गया या डिले हुआ, सबको इग्नोर कर लिया, मान लिया जाए कांस्टेंट आइडियल कंडीशन, मान लो कि वो सब नॉर्मल चला, तो इस 40 साल में कितना महीना हो गया? 480 महीना। हेलो। Yes, sir. Yes, sir, आवाज आ रही है। तो ऑलमोस्ट 500, आवाज नहीं है पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 टाइम्स जो क्या हुआ उसमें साइकिल चले उस फीमेल के लाइफ टाइम में, ऑलमोस्ट अराउंड 500 बार साइकिल चलेगा। लेकिन जो एग्स जो है फिक्स हुए सारे बने, वो लाखों की संख्या में बने,
एम्ब्रॉयनिक स्टेज में आपको हम बताए होंगे फिगर, पहले कितना होता है, पहले 8 लाख हो जाता है शायद, फिर उसके बाद घट के 6 महीना के दौरान 3 लाख हो जाता है, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज समवेयर अराउंड बिटवीन 1 and 3 लाख, और उसके बाद फिर टिल मेनोपॉज ये घटते जाता है, डिक्रीज होता जाता है। लेकिन ये तो 480, 1 लाख में 480 ही समझो, मान लो 1 लाख ही रहा तो 480 तो बहुत छोटी संख्या है। बहुत सारे एग्स जो है उनको बिना ओव्यूलेशन के चांस मिले ही वो एपोप्टाइज कर जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था इस समय कि बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही समय पर ग्रो कर रहे हैं। जैसे ही एक फॉलिकल रप्चर हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम की स्थापना हुई, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा, तो ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस इनहिबिट हुआ, तो फॉलिकुलर फेज जो है वो स्टॉल कर गया है। अब उस फॉलिकुलर फेज में जब फॉलिकुलर फेज स्टॉल किया तो बहुत सारे एग्स जो फॉलिकुलर फेज में है वो अपने रिस्पेक्टिव जो टाइम पॉइंट है वहां पर या तो रुक जाएंगे या थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एसेंशियली आके दे विल स्टॉप बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी 10th डे के आसपास ग्रोथ हो गए। बाद में ये बहुत सारे जो फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहे थे एक साथ, ये सब का एपोप्टोसिस हो गया। ओके, तो बहुत सारे एपोप्टाइज कर जाते हैं। समझ में आया इतना बात? Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब हुआ कि यह एग जो है, total number of eggs which is fixed at the time of birth, these eggs slowly expire as we move from birth until menopause, with a very few lucky eggs getting released during ovulation. And this notion is well established fact, but some investigators challenged this notion. Okay, जिसमें उन्होंने देखा कि there is an inconsistency between number of oocytes, immature egg cells, माउस में किया गया था,